नमस्ते, वेलकम टू हाई लीगल। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आर्टिकल 12 स्टेट। तो स्टेट क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो स्टेट की बात करें तो आर्टिकल नंबर 12 में दिया है स्टेट है क्या। स्टेट वो अथॉरिटी है यहाँ पर जिसके विरुद्ध, जिसके अगेंस्ट में आप फंडामेंटल राइट्स क्लेम कर सकते हैं। जो हम पार्ट 3 पढ़ते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके लिए जो स्टेट है वो बताया गया है आर्टिकल नंबर 12 में। और पार्ट 4 के लिए भी जो हमारा स्टेट है वो यही वाला स्टेट यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। तो स्टेट वो अथॉरिटी है जिसके अगेंस्ट में हम फंडामेंटल राइट्स को क्लेम कर सकते हैं। तो देखते हैं स्टेट के अंदर कौन कौन से बॉडीज कवर होते हैं। तो सबसे पहले स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट विच इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। यानी कि स्टेट की डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके साथ में पार्लियामेंट भी इंक्लूडेड है, और पार्लियामेंट में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडीज जो हम देखते हैं कार्यपालिका और विधायिका, ये दोनों भी इंक्लूडेड है। देन दूसरा जो है गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, ये सेंटर लेवल का हो गया। उसके बाद स्टेट लेवल की गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य का विधानमंडल भी यहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन में आता है। थर्डली लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन इंडिया, यानी जितनी भी लोकल अथॉरिटीज हैं और अदर अथॉरिटीज हैं इंडिया के अंदर। अभी हम देखेंगे कि लोकल और अदर अथॉरिटीज क्या होती हैं। एंड लाइकवाइज लोकल एंड अदर अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब कुछ ऐसी लोकल और अदर अथॉरिटीज भी हो सकती हैं जो भले विद इन इंडिया ना हो लेकिन वो अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो। जैसे कि हमारी एम्बेसीज होती हैं, वो इंडिया के बाहर होती हैं लेकिन उन पर डायरेक्ट कंट्रोल इंडियन गवर्नमेंट का ही होता है, तो वो भी स्टेट के अंदर कवर होंगी। इसके बाद अगर हम देखें कि यहाँ पे अथॉरिटी का मतलब क्या है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली आर्टिकल 12 के लिए अथॉरिटी का मतलब है पावर टू मेक लॉज, ऑर्डर, रेगुलेशन एंड बाय लॉज। यानी कि वो अथॉरिटी जिसके पास ये पावर हो कि वो कोई भी लॉज बना सकती है, कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है, कोई भी रेगुलेशंस बना सकती है या फिर कोई भी बाय लॉज बना सकती है। जहाँ तक लोकल अथॉरिटी की बात करें जो हम यहाँ पे देखते हैं, तो लोकल अथॉरिटी जो है वो जनरल क्लॉजेस एक्ट जो है उसके सेक्शन 3 क्लॉज 31 में डिफाइंड है। और वहाँ की डेफिनेशन के अनुसार लोकल अथॉरिटीज़ में जो बॉडीज़ कवर होती हैं वो है म्यूनिसपैलिटीज़, जो हमारी लोकल म्यूनिसपैलिटीज़ होती हैं, नगर निगम, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गए, ठीक है, जिला के जो बोर्ड्स होते हैं। देन विलेज काउंसिल जिसमें आपकी ग्राम पंचायत आ जाती है। उसके बाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, माइनिंग सेटलमेंट एक्सेट्रा। तो ये जो लोकल लेवल पे बॉडीज काम करती हैं वो सभी हमारी लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन के अंतर्गत कवर होती है, जो कि जनरल क्लॉजेस एक्ट के सेक्शन 3 क्लॉज 31 में डिफाइन की हुई है। अगर अदर अथॉरिटीज़ की बात करें तो कहा गया है कि ये जो अदर अथॉरिटीज़ रहेंगी दीज वुड बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय कोर्ट्स, यानी अलग अलग केसेस में इन्हें अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया है, इनका अर्थ निकाला गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जिसमें बताया गया है कि आखिर ये अदर अथॉरिटीज़ टर्म किन किन अथॉरिटीज़ को कवर करेगा। सबसे पहला केस देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का। इस केस में ये बोला गया था दैट अदर अथॉरिटीज़ इंटरप्रेटेड बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ एजस्टम जेनरिस, यानी कि अदर अथॉरिटीज़ को इंटरप्रेट करते समय हम जो प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे वो करेंगे एजस्टम जेनरिस का। अब ये क्या होता है, एजस्टम जेनरिस का मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड, यानी एक तरीके की जो अथॉरिटीज़ रहेंगी उनको उसी तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा। यानी कि अगर उस तरीके की कोई पहले अथॉरिटी को स्टेट कंसिडर किया गया है तो उसी तरह की अगर कोई दूसरी अथॉरिटी क्वेश्चन में आती है तो उसे भी स्टेट माना जाएगा। इसका मतलब ये है दैट अथॉरिटीज एक्सरसाइजिंग गवर्नमेंटल और सोवरेन फंक्शन, कोई भी ऐसी अथॉरिटी है जो कोई गवर्नमेंटल फंक्शन रन कर रही है, यानी उसका जो फंक्शन है वो सरकारी तरीके का है या फिर सोवरेन है, यानी कि कोई और उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर या कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर उसमें नहीं आ सकता, तो उसे अदर अथॉरिटी माना जाएगा। ये कहा गया यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई के केस में। एक अगला केस और आता है जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल का, 1967 का केस है। इसमें कहा गया कि अदर अथॉरिटीज टर्म इज वाइड इनफ
टू इंक्लूड ऑल अथॉरिटीज क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन प्लस स्टैट्यूट। कहने का मतलब अदर अथॉरिटीज जो टर्म है वो काफ़ी वाइड है और इसके तहत हम उन सभी अथॉरिटीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं जो कि या तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई है या फिर किसी भी स्टैट्यूट के द्वारा बनाई गई हैं। अलग अलग स्टैट्यूट का मतलब यहाँ पे अलग अलग लॉज हो गए, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर फोरम्स बनाए जाते हैं। तो इस तरीके की अथॉरिटीज़ अगर कोई स्टैट्यूट भी बनाता है तो वो भी अदर अथॉरिटीज़ टर्म में कवर हो जाएगा। फिर एक अगला केस और आता है सुखदेव वर्सेस भगत राम का 1975 का। इस केस में बोला गया कि जो भी कॉरपोरेशन के ऊपर क्वेश्चन है कि क्या वो स्टेट है या नहीं, उसके लिए ये देखना होगा कि उसके फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस ऑफ द कॉरपोरेशन आखिर है क्या। अगर जो फंक्शंस हैं वो पब्लिक इम्पोर्टेंस के हैं और वो क्लोजली रिलेटेड हैं गवर्नमेंट फंक्शन से, ठीक है, कोई भी कॉरपोरेशन जिसके फंक्शन पब्लिक इम्पोर्टेंस के हैं यानी जनता के लिए है प्लस वो गवर्नमेंट फंक्शन से संबंधित है, ठीक है, तो ऐसे केस में हम उसे ट्रीट कर सकते हैं एज एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसी कोई भी कॉरपोरेशन को एज अ गवर्नमेंट कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट फंक्शन वाली कॉरपोरेशन ट्रीट किया जा सकता है और वो अदर अथॉरिटीज टर्म के अंदर कवर हो जाएगा। आर्टिकल 14 की जब भी बात होती है हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट केस का उल्लेख जरूर होता है और वो केस है रामना दयाराम शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट यूज किया था। वो टेस्ट पुराने उस टेस्ट से ब्रॉडर था जो कि सुखदेव वाले केस में यूज किया गया था। तो इस टेस्ट में कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए थे बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि कैसे किसी भी अथॉरिटी को चेक किया जाए कि वो स्टेट की एम्बिट में फॉल करेगा या नहीं। तो वो पॉइंटर्स क्या हैं देखते हैं। तो टेस्ट का पहला पॉइंट कहता है कि इफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ स्टेट चीफ फंडिंग सोर्स, ठीक है, अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज है जो भी स्टेट के, अगर वो चीफ फंडिंग सोर्स है तो ये जो स्टेट है वो फॉल कर जाएगा अंडर अदर अथॉरिटीज। दूसरा है डीप एंड परवेसिव कंट्रोल, ठीक है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसका डीप और परवेसिव कंट्रोल होना चाहिए। देन फंक्शनल कैरेक्टर ऑफ बॉडी इज गवर्नमेंटल इन एसेंस, जो मेन फंक्शनल कैरेक्टर है जैसे वो अथॉरिटी फंक्शन कर रही है उसका जो एसेंस होगा वो गवर्नमेंटल होगा, यानी उसके जो फंक्शंस होंगे कार्य होंगे वो सरकारी तरह से नजर आएंगे, ठीक है। देन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसफर्ड टू कॉरपोरेशन, जो भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है विभाग है वो ऑलरेडी कॉरपोरेशन को ट्रांसफर हो गया हो। देन वेदर कॉरपोरेशन एंजॉयज मोनोपोली स्टेटस विच इज स्टेट कन्फर्ड या फिर प्रोटेक्टेड, ठीक है, जो कॉरपोरेशन है जिसकी यहाँ पे बात हो रही है क्या उसे मोनोपोली स्टेटस दे दिया गया है। मोनोपोली मतलब कि उसके जैसा और काम और कोई नहीं कर रहा, वो सिंगल है उस मार्केट में जो उस तरीके का फंक्शन कर रहा है, तो क्या उसको मोनोपोली स्टेटस है और अगर है तो क्या वो स्टेट प्रोटेक्टेड है या फिर स्टेट के द्वारा कन्फर किया गया है, उसको दिया गया है वो, ठीक है। तो अगर इस टेस्ट को पास कर लेती है कोई भी अथॉरिटी तो वो टेस्ट पास करने के बाद वो अदर अथॉरिटी के एम्बिट में फॉल कर जाएगी। ये टेस्ट दिया गया था इस पर्टिकुलर केस में। अब एक चीज कोर्ट ने और क्लियर की थी कि ये जो टेस्ट है ये कंक्लूसिव नहीं है, यानी हर सिचुएशन में ये टेस्ट को फॉलो करके हम सही रिजल्ट निकाल लें कि वो स्टेट की डेफिनेशन में फॉल करेगा अदर अथॉरिटी में या नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जो टेस्ट है ये कंक्लूसिव नहीं है, ओनली इलस्ट्रेटिव है, यानी एक एग्जाम्पल के तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं एज एन इलस्ट्रेशन। लेकिन जब भी हम इसे यूज़ करेंगे इट शुड बी यूज्ड विद ग्रेट केयर एंड कॉशन, इसे बहुत ही सावधानी और सतर्कता के साथ हमें यूज़ करना पड़ेगा। देन एक और इम्पॉर्टेंट केस है अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब का 1981 का। इस केस में ये कहा गया था कि हम टेस्ट इस चीज़ का नहीं करते हैं कि हाउ ज्यूरिस्टिक पर्सन इज क्रिएटेड, मतलब ज्यूरिस्टिक पर्सन यानी यहाँ पे जो स्टेट की बात हो रही है कैसे क्रिएट हुआ, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस बात से मतलब है दैट व्हाई इट हैज़ बीन ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस, उसे लाया क्यों गया है, उसका ऑब्जेक्ट क्या था, क्यों उसे एग्जिस्टेंस में लाया गया है, क्यों उसे अस्तित्व में लाया गया है। तो हम जो ये टेस्टिंग कर रहे हैं कैसे लाया गया जानने के लिए नहीं बल्कि क्यों लाया गया है एग्जिस्टेंस में ये जानने के लिए कर रहे हैं। तो ये थे दो इम्पॉर्टेंट केसेस। जब हम आर्टिकल 12 पढ़ते हैं तो उसमें एक हमेशा डिबेटेबल टॉपिक रहता है कि क्या ज्यूडिशरी यहाँ पर स्टेट की डेफिनेशन में कवर होगी, क्योंकि हमने देखा कि आर्टिकल
आर्टिकल 12 में एक्सप्रेसली एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की बात तो की गई है, लेकिन जुडिशरी कहीं पे भी एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है। तो हमेशा डिबेट रही है कि क्या जुडिशरी भी कवर होगी या नहीं। तो इसके लिए हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के थ्रू कि क्या इंक्लूड होती है जुडिशरी स्टेट में या नहीं। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन कंसीडर किया गया था बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 1967 का केस था। इसमें कोर्ट ने कोई भी ओपिनियन नहीं दिया इससे रिलेशन में, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर कहा कि आर्टिकल 32 कभी भी इशू नहीं हो सकता किसी भी जुडिशियल ऑर्डर के रिलेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट ने डायरेक्ट कोई भी ओपिनियन नहीं दिया कि जुडिशरी स्टेट में कवर होगी या नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली ज़रूर ये बोल दिया कि 32 को यूज़ नहीं किया जा सकता अगेंस्ट एनी जुडिशियल ऑर्डर। इसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट केस AR अंतुले वर्सेस RS नायक। इसमें कोर्ट ने ये बोल दिया कि कोर्ट कभी भी कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकती है जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता हो। तो इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ये मान लिया कि स्टेट के अंदर जुडिशरी भी कवर होता है। हालांकि इस केस में एक्सप्रेसली नरेश वाले केस को ओवररूल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। इसके बाद जो अल्टीमेट केस आता है वो आता है रिजू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम 2015 का केस। इसमें कोर्ट ने क्लियर किया कि कब जुडिशरी स्टेट में आएगा और कब नहीं आएगा। तो कोर्ट ने कहा कि व्हेन कोर्ट एक्ट्स जुडिशली, अगर कोर्ट अपना जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करती है, यानी किसी केस में जजमेंट दे रही है, ठीक है, न्यायिक अपने कार्य कर रही है, तो वहाँ पे वो स्टेट की मीनिंग में कवर नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो आपका जुडिशरी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम कर रही है, व्हेन द कोर्ट एक्ट्स इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, तब वहाँ पर वो स्टेट की मीनिंग में कवर हो जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं कि जैसे ही कोई वैकेंसी आती है, हाई कोर्ट इशू करती है वैकेंसी, उस पर कई सारी रिट पिटिशंस लग जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट के द्वारा वैकेंसी आई, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, प्रशासनिक कार्य है, और वहाँ पर जो स्टेट है उसमें कवर हो जाएगी जुडिशरी, इसलिए उसके खिलाफ रिट लग जाती है। लेकिन जुडिशियल ऑर्डर्स के खिलाफ में आप स्टेट के तहत यहाँ पे रिट नहीं फाइल कर सकते। जो अभी प्रेजेंट सेटल्ड सिचुएशन है वो यही है, व्हेन कोर्ट्स एक्ट जुडिशली it is not state, but when the court acts in an administrative capacity then it comes under the ambit of the state। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 12। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने इसमें सारे इंपॉर्टेंट केसेस को कवर किया है। ऐसी वीडियोस के लिए हमें देखते रहिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।